हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो है सेट नंबर कितना 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एसएसटी का है। किसका? एसएसटी का पढ़ने जा रहे हैं। कब पूछा गया था? ये 2014 में पूछा गया था। उसका हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 6 है। ठीक है, 21 सितंबर 2014 को पूछा गया था। ठीक है, और एसएसटी का हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ठीक है, पूरा देखिए। ठीक है, ये जो है इसमें जो है आपको एसएसटी में कितना पूछा जाता है वो भी बता देते हैं। एसएसटी में जो है आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कितना 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएसटी का कितना क्वेश्चन? एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये सेट कर लेते हैं, पूरा लगा लेते हैं 2011 से लेकर के 2025 या 24 तक का भी सेट अगर लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं, तो इसमें जो आपको जो है कम से कम 50 से लेकर के 55 तक क्वेश्चन जो है आपको बन जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में बन जाएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में वो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हल्के में मत लेंगे। ठीक है, सभी लोग जो है जुड़ जाएंगे और आप वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और चैनल पर नए जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा फालतू की बातें नहीं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में 31 से है या 31 से लेकर के 90 तक रहता है एसएसटी। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? ठीक है, पहला है नर्मदा के आसपास, दूसरा सुलेमान किरथर पहाड़ी, तीसरा गंगा तथा यमुना दोआब और चौथा है दक्कन और तथा कोंकण। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? ठीक है, 8000 पहले जो है गांव में रहना प्रारंभ किया था, तो वो कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, ये सबसे पहले गांव में रहना कहाँ प्रारंभ किया था? ये सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के पास में रहना प्रारंभ किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये लोग अपना बस्तियाँ बनाए थे। ये कहाँ पर अभी वर्तमान में जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 32 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि बहुत 60 क्वेश्चन है, स्पीड में थोड़ा सा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा के दक्षिणी क्षेत्र या गंगा यमुना के मध्य के क्षेत्र या गंगा के उत्तरी क्षेत्र या गंगा तथा चंबल के क्षेत्र। ठीक है, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए गंगा का, ये क्या है? गंगा रिवर है। ऐसे ऐसे करके बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो गंगा रिवर के ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला, इसको मगध कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र जो है इसको मगध कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था यहाँ पर? मगध। ठीक है, मगध कहा जाता था। ठीक है, तो ये गंगा के किधर है? ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ, और नीचे क्या होता है? साउथ। तो ये क्या है? गंगा के साउथ में। तो गंगा के दक्षिण को मगध कहा जाता है। गंगा के दक्षिण को क्या कहा जाता था? मगध क्षेत्र कहा जाता था। तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। 33 में दिया गया है कि भरत लोगों का एक समूह था। भरत क्या था? लोगों का एक समूह था। ठीक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। कहाँ रहते थे? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये उत्तर पश्चिमी भारत को क्या कहा जाता था? भरत के नाम से। भरत क्या था? एक लोगों का समूह था। क्या था? लोगों का समूह था। ठीक है, लोगों का समूह था। मैप बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या था? एक लोगों का समूह था। ठीक है,
ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके रहता है, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम का जो ये क्षेत्र है, ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, यहीं पर एक समूह था। क्या? यहीं पर एक समूह था। यहाँ इसको क्या कहा जाता था? भरत लोगों के एक समूह था, ठीक है। इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? भरत लोगों के समूह, ठीक है। ये उत्तर पश्चिम में भारत में था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 में ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी? प्राकृत में, संस्कृत में, ब्राह्मी में या सौरसेनी में? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में किया गया था। किस भाषा में? ऋग्वेद की मूल रचना किस में था? संस्कृत भाषा में था, ठीक है। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी आखेटक किसको कहते हैं? शिकारी को कहा जाता है, शिकारी को आखेटक खाद्य संग्राहक, ठीक है, कि संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने के यानी घूमते रहने के कारण नहीं था, ठीक है। इसमें से पहला है एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, ठीक है, ये बात सही है। घूमने का कारण ये भी था एक, इसमें से कारण नहीं था, निगेटिव ढूंढना है। लेकिन घूमने का कारण भी एक ये भी था कि एक जगह रहने से क्या हो जाता था? संसाधनों की कमी हो जाता था, ठीक है, ये पॉजिटिव है। दूसरा है उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। स्वाभाविक सी बात है, अगर एक जगह जंगल या घास खत्म हो जाता था तो हिरन क्या करते थे कि जहाँ पर घास रहता था वहाँ चला जाता था। तो ये लोग भी क्या करते थे? उनके पीछे पीछे चले जाते थे, तो ये भी सही है। उसके बाद तीसरा में संसाधनों के लिए अन्य आखेटक आखेटक जो है खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करते थे। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। संघर्ष नहीं करते थे उस समय, मतलब लड़ते नहीं थे। चौथा में जल संसाधनों की खोज करते थे। हाँ, ये जल संसाधन की खोज करते थे, पॉजिटिव हो गया। तो ये इसमें से नेगेटिव कौन सा है? नेगेटिव ये है, और यहाँ पर भी नेगेटिव है, नहीं तो नेगेटिव कब है? नेगेटिव। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो 35 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आखेटकों के अपने बीच क्या करते थे? संघर्ष नहीं करते, यानी लड़ाई नहीं करते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 में दिया गया है, 36 में मानव इतिहास में कौन सा काल या युग सबसे लंबा था? पुरापाषाण, महापाषाण, मध्यपाषाण या नवपाषाण? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुरापाषाण का काल जो है सबसे लंबा काल था, ठीक है। पुरापाषाण का काल कब से कब तक था? 25, ठीक है, यानी 250,000 वर्ष, ठीक है, 250 के मान लेते हैं, यानी के मीन्स 1000, ठीक है, से लेकर के कहाँ तक था? 10 लाख तक, 10 लाख तक, ठीक है, ये था। दस लाख तक, ठीक है, ईसापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 में दिया गया डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? कहाँ से? कर्नाटक तथा तमिलनाडु से। दूसरा है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश से। तीसरा आंध्र प्रदेश तथा ओडिया से। और चौथा है आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से मिला है शैल चित्र? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका जगह था, भीमबेटका से मिला है, भीमबेटका से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थान नहीं था, यानी नहीं है, हड़प्पा का स्थान नहीं है। इसमें से हड़प्पा का जो शहर है उसमें से नहीं है, ठीक है, या गाँव नहीं है। राखी गढ़ी, सूतकांगेडोर, गणेरीवार या चिरांद, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ये चिरांद जो है हड़प्पा का नहीं था, ठीक है, हड़प्पा का स्थल नहीं था। चिरांद कहाँ है? चिरांद जो है बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में, ठीक है। अगले क्वेश्चन 39 में दिया गया है कि पुरु क्या दिया गया है? पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है? किसके तरह? जन, राष्ट्र, राजन, दस्यु की तरह। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जन की तरह। किसकी तरह है? जन की तरह उल्लेख है, ठीक है, जन की तरह उल्लेख है। अगला क्वेश्चन सफी तथा हनफी है, दस्यु किसे कहा जाता था? दास को, ठीक है, दास को, ठीक है। अगला क्वेश्चन सफी तथा हनफी है
क्या है, पहला में इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, दूसरा सऊदी अरब में स्थान, तीसरा है न्याय के इस्लामी सिद्धांत, और चौथा है दो इस्लामी शासक। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्याय के इस्लामी सिद्धांत। 41 नंबर क्वेश्चन 41 में दिया गया है, 41 में है दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, और तीसरा है राष्ट्रकूट प्रधान, और चौथा पल्लव प्रधान। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट प्रधान। ठीक है, हिरण्यगर्भ नामक जो है एक अनुष्ठान किया था वो क्या था, राष्ट्रकूट प्रधान। ठीक है, 42 में दिया गया कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थे। पहला में अलबरूनी या बदायूं ने लिखा है, या मिनहाज सिराज ने, या जियाउद्दीन बर्नी ने। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनहाज सिराज ने लिखा है। ठीक है, जो रजिया सुल्तान क्या थे, अपने भाइयों में सबसे शक्तिशाली मतलब बुद्धिमान और शासक युग थे। 43 में दिया गया है, 43 में एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था, वो सुल्तान कौन था जो बोलता था अपने आप के ईश्वर मानते थे। पहला सिकंदर लोदी, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये अलाउद्दीन खिलजी बोलते थे कि सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस और सोलोमन जैसे गुण विद्वान हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, चौथा। ठीक है, किस शिलालेख में लिखा गया है, तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है शिलालेख, जोधपुर शिलालेख में लिखा गया। ठीक है, उसमें विद्वान है। अगला क्वेश्चन चौथा में दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने का जो है कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। जमींदारी व्यवस्था में यानी बंदोबस्त में, या स्थाई में, या रेवतवाड़ी में, या महलवाड़ी में। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा महलवाड़ी में जो ऐसा व्यवस्था किया गया था कि उस गांव के जो मुखिया जो है कर यानी वहाँ के जो राजस्व वसूल करके कंपनी को देगी। इसके बाद 45 में दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्षों के लिए रोक लगा दी। दूसरा, कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। तीसरा में अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। और चौथा में युद्ध ने औपनिवेशिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी। 46 में निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है, लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण, पश्चिमी घाट। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। लद्दाख जो है एक क्या है, मरुस्थल का उदाहरण है, बल्कि ये सब कोंकण, ये सब सुंदरबन तो ये डेल्टा है यानी दलदली क्षेत्र। ठीक है, ये सब नहीं है। पश्चिमी घाट क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है। ठीक है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है 47 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। पहला है पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, क्या ये सही होगा? नहीं, वास्तविक, यहाँ तो सारा चीज़ ठीक है लेकिन ये वास्तविक रेखा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, काल्पनिक रेखा होगा, काल्पनिक रेखा होना चाहिए। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये खत्म हो गया, गलत। दूसरा में क्या है, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है, ये भी वास्तविक रेखा है।
लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी खत्म। अभी बताए थे काल्पनिक रेखा होना चाहिए। तीसरा में दिया गया है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, ये सही है। तो ऑप्शन तीसरा सही है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 47 क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 में दिया गया है कि प्रतिदीप्ति वृत्त है, प्रतिदीप्ति वृत्त है। पहला में वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, दूसरा वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करती है, तीसरा विषुवत वृत्त विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, और चौथा एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12:30 बजे सूर्य की स्थिति होती है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। पृथ्वी जो वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करती है वो क्या कहलाएगी, प्रतिदीप्ति वृत्त, ठीक है। ये क्या करते हैं, दिन और रात को विभाजित करती है, दिन तथा रात में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन 49 में दिया गया है, इसमें से कह रहा है कि पारस्परिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है, ठीक है। ए किसको दर्शाता है, हम जानते हैं कि ऊपर वाला ए क्या होता है, हम इसमें ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। हमें ये जानते हैं कि ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तर, ऊपर की तरफ रहेगा उसको उत्तर समझेंगे, और नीचे की तरफ रहेगा उसको दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ रहेगा उसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा ईस्ट यानी पूरब, ठीक है। और इधर वाला ये रहेगा, ये क्या होगा, पश्चिम, ठीक है। वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है, ये किधर को दर्शाता है, ये पश्चिम को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, चौथा में पश्चिम है, ठीक है। क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है, चौथा, ठीक है। तो 49 क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ये किसको दर्शाता है, तो पश्चिम को दर्शाता है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 50 में क्या दिया गया कि लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है, हिंद महासागर में या अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में या चीन सागर में। हिंद महासागर कहाँ है, सॉरी ये लक्षद्वीप कहाँ है, हम लोग देखते हैं ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप यहाँ है, यहाँ पर है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। ये है लक्षद्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। लक्षद्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप समूह किधर होगा, इधर है बंगाल की खाड़ी, सॉरी बंगाल की खाड़ी ने अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में है, तो किधर है, अरब सागर में, ठीक है। तो 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, दूसरा। चलिए 51 की तरफ, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज डैश है, क्या है, एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, या एक परंपरागत नृत्य है, या एक उष्णकटिबंधीय पशु है। ये क्या है, एक घास का मैदान है, कंपोज क्या है, घास का मैदान है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 52 में दिया गया कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है, या में स्थित है, गंगा सागर में या बंगाल की खाड़ी में या हुगली नदी पर या भागीरथी नदी पर। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, हुगली नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। इसके बाद 53 में दिया गया है कि संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप पर है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में या अफ्रीका में। तो कहाँ पर है सबसे कम जनसंख्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन 54 में दिया गया कि लद्दाख में पाए जाने वाले गमपास डैश है, क्या है,
पहला है बौद्ध मंदिर या विहार, ठीक है। दूसरा बकरी का प्रजाति किस्म या किस्म, ठीक है। तीसरा में है साल की किस्म। चौथा है बौद्ध भिक्षु। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बौद्ध विहार। क्या है? गंपास क्या है? बौद्ध विहार है। गंपास क्या है? एक तरह से बौद्ध विहार है, बौद्धों के रहने का जगह, ठीक है। बौद्ध या उसके अनुयायी, बौद्ध जो रहते थे यानी उसके अनुयायी जो रहते थे उसको उसके रहने का जो है जगह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये चित्र दर्शाया गया है, इसको गौर से देखना है। ये देखो ठंडी वायु और यहाँ पर ये गर्म वायु दोनों आपस में टकराती है तो क्या होता है? वर्षा होता है। ठंडी वायु और गर्म वायु जो मिलता है तो उससे क्या होता है? टकराने के बाद क्या होता है? वर्षा होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें क्या दिया गया है। तो ये कौन सी वर्षा हो रही है? पर्वत के ऊपर था या किसके ऊपर था? ऊपर में था, लेकिन किसके ऊपर में था? पर्वत के ऊपर होगा तो पर्वतीय वर्षा, ठीक है। तो देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। या चक्रवात के ऊपर यानी समुद्र के ऊपर होगा तो ये समुद्री वर्षा होगा, ठीक है। किसके ऊपर है ये देखना है। यहाँ देखो पर्वत तो नहीं है, ये यहाँ पर पर्वत रहता तो ऐसे रहता, ठीक है। पर्वत रहता तो ऐसे ऐसे करके रहता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समुद्र है, ये देखो समुद्र है, ठीक है। तो ये क्या होगा? चक्रवातीय वर्षा है, ठीक है। कैसा वर्षा होगा? तो ये हो जाएगा चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। 56 में दिया गया है कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात, इस्पात, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग जो है रीढ़ की हड्डी, आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, क्योंकि इस्पात से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। 57 में दिया गया है कि ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? पहला है फसल की पैदावार में वृद्धि करने के हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक में क्या किया जाता है? रासायनिक उर्वरक का यूज किया जाता है? नहीं। दूसरा में फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। तीसरा है प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, हाँ ये होगा। प्राकृतिक खाद मतलब गोबर का यूज किया जाएगा इसमें, ठीक है। गोबर का यूज किया जाएगा और प्राकृतिक कीटनाशक का भी यूज किया जाता है, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 में दिया गया है, 58 में खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्ष के लिए अनाज का सुरक्षित भंडार बनाए रखती है, ठीक है। दूसरा में सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा दे, ये तो नहीं होगा, रोक तो नहीं लगा सकता है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, भंडार करे, ठीक है। तीसरा में सरकार बेहतर तथा सुरक्षित व्यवस्था के लिए ऑर्गेनिक खादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करे। और चौथा में खाद्य सामग्री प्रॉपर कर लेते हैं। चौथा में दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है, चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 58 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? पहला है CNG, दूसरा PNG, तीसरा LPG और चौथा KG6। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, CNG ऑटोमोबाइल ईंधन है। 60 में दिया गया है कि बैरोमीटर का प्रयोग होता है किसके लिए? वर्षा को मापने के लिए, दूसरा तापमान को मापने के लिए, तीसरा वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग, ठीक है। इसके बाद 61 में दिया गया है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए हैं। सेंट थॉमस किस में आया? गोवा में या कर्नाटक में या तमिलनाडु या केरल? तो ये कहाँ आए थे? तो ये केरल आए थे, ठीक है, सेंट थॉमस। इसके बाद 62 में जूलू क्या है? जूलू क्या है? पहला है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दूसरा दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा और तीसरा दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु
और चौथा है दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का जो एक है क्या है, एक जनजाति है जुलू। 63 में दिया गया है कि संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 अंग है। कितने अंग हैं? राज्य का 3 अंग हैं। 64 में दिया गया है कितने अंग हैं? 3 अंग है। कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, अगला 64 में दिया गया कि संघवाद से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? पहला है देश में एक से अधिक स्तर की सरकार होना। दूसरा, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना। ठीक है, और तीसरा है केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार। और चौथा है न्यायपालिका देश में सर्वशक्ति है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन 65 में दिया गया है कि 65 में क्या दिया गया है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार उल्लंघन है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 66 में दिया गया कि राज्यसभा के अधिकतम डैश हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने अधिकतम हो सकते हैं? तो ये कितना है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। तो सभी को पता होगा 245 सदस्य होते हैं। ठीक है, अधिकतम। ठीक है, इसके बाद 67 में दिया गया है कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे कानून बनाने का शक्ति प्राप्त है। दूसरा में इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है। नहीं, ये तो गलत होगा। तीसरा है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और चौथा है संसद में तभी शक्तियाँ निहित या सभी शक्तियाँ निहित या प्रदान की जाती है, यानी प्रदान है। ठीक है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह जनता के प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद 68 में दिया गया है कि भारतीय जनतंत्र के कार्यकारी का कार्य डैश है, यानी क्या है? अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, और तीसरा प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। ठीक है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य। ठीक है, जिसे हम लोग चुनते हैं उसका क्या कार्य होगा कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। ठीक है, इसके बाद 69 में दिया गया है कि मध्याह्न में अल्पाहार, 69 में दिया गया है कि मध्याह्न में अल्पाहार यानी मिड डे मील जो है, अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं। मिड डे मील जो है उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव हैं। निम्नलिखित में से कौन से इनमें से एक नहीं है? पहला, विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि। दूसरा, जाति पूर्वाग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई। तीसरा में अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यहाँ निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव ढूंढेंगे जो निगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि वे खाली पेट नहीं है। ठीक है, और चौथा, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन चौथा ही है। जरूरी नहीं है कि खाएगा पिएगा तो अधिक अंक प्राप्त करेगा। यहाँ प्राप्त भी करता है, पढ़ेगा अच्छा तो करेगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ये निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव से निगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा? चौथा। अगला क्वेश्चन 70 में दिया गया है चक्रीय 70 में दिया गया कि चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष
रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है, वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से पहला में 3 माह, दूसरा में पहला में क्या है 3 माह, दूसरा 4 माह, तीसरा 5 माह और चौथा 6 माह। ठीक है, इसमें से देखो पैदावार होता है, उसके बाद निराई, प्रतिरोपण, ठीक है, उसके बाद पौधे का तैयार करना। कितना माह हो गए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 माह कार्य होता है। ठीक है, तो नियमित रोजगार प्राप्त करने का अयोग्य है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 12 महीने में से जो है 7 महीना काम होता है और 5 महीने जो है बैठे रहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 माह जो है रोजगार करने का अयोग्य है। ठीक है, और रोजगार करने योग्य का कितना योग्य है, योग जो पूछा जाएगा इसमें से हो जाएगा कितना 7। ठीक है, और अयोग्य कितना हो जाएगा तो 5। ठीक है, यानी 5 महीने जो है बैठे रहना होगा। अगला क्वेश्चन 71 में दिया गया है। 71 में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे से के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, पहला इसमें से कौन सा होगा, स्व आकलन, समझातीय तकनीक, तीसरा में केस अध्ययन और चौथा में मनोमितीय तकनीक। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, समझातीय। ठीक है, समझातीय तकनीक, एक दूसरे के प्रति लगाव के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है, अभिसारी, उत्पादक, मनन या निगमन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, 73 में दिया गया है कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों का उपयोग, विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे क्या पूछना पसंद करेंगे, सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। पहला में क्या दिया गया है, पहला में न्यूज़पेपर के संपादनों के लिए दिए गए विभिन्न पटरियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। दूसरा, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं तथा उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। और तीसरा है राजनीतिक पार्टियों को लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना। और चौथा है विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित तुलना करना, यानी समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन 74 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे। पहला नाटक, दूसरा कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, तीसरा केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता और चौथा है शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, 75 में दिया गया है, 75 में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, संबंध रहता है। ठीक है, दूसरा है सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान एक विषय वस्तुनिष्ठ अनुशासन है। ठीक है, और तीसरा है सामाजिक विज्ञान, हाँ ये तो बता दिए। और चौथा है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। ऑप्शन चौथा जो है पूरा सही है। ठीक है, सृजनात्मक जहाँ पर आ जाएगा, विश्लेषणात्मक ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 में सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल
हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल दिया है। खुली पुस्तक परीक्षा, ठीक है, खुली पुस्तक परीक्षा मीन्स क्या है, किताब से लिख सकता है, ठीक है। सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन। चौथा में परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सतत आकलन होगा, ठीक है। खुली किताब भी नहीं होगा, किताब से देख करके थोड़ी ना एग्जाम दिलवाना होगा। परीक्षा निष्पादन ये भी नहीं, और बैठने की जो है लचीला ये भी नहीं होगा, कहीं पर भी बैठ करके तब एग्जाम दे सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। 77 में क्या हो जाएगा, 77 में बनाना है। 77 में दिया गया है, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का दर्शाता है, यानी उदाहरण है। पहला गौण द्वितीयक आंकड़े, दूसरा है वर्णनात्मक आंकड़े, ठीक है, तीसरा में क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े, और चौथा में प्राथमिक आंकड़े। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा प्राथमिक आंकड़े, यानी प्राइमरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये रिपीटेड हो गया पीपीटी, ठीक है। 78 में दिया गया है, 78 में अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने के लिए की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन या मस्तिष्क अलोडन। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निगमन कहलाता है। 79 में एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है। पहला पड़वा संचित्र, दूसरा दंड आरेख, तीसरा आवृत्ति बहुभुज, और चौथा है वेन आरेख। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दंड आरेख। 80 में दिया गया है कि समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के लिए किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। पहला संज्ञात्मक, दूसरा संवेगात्मक, और तीसरा व्यवहारवादी, और चौथा रचनावादी। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये रचनावादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रचनावादी, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 81 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिससे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। पहला में बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं, दूसरा उदार भाव से ग्रेड देना, और तीसरा ये तो नहीं होगा, ठीक है, और तीसरा में शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना, और चौथा है गृह कार्य देना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 82 में दिया गया है कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को पहला है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, दूसरा सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, और तीसरा विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, और चौथा है सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व भी करना चाहिए। 83 में दिया गया है कि समता के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है कौन सी है। पहला व्याख्यान विधि, यानी व्याख्यान देना, यानी व्याख्या करना, लेक्चर देना, दूसरा परियोजना देना, तीसरा है गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंध क्षेत्र कार्य देना, और चौथा में समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। 84 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमों और विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना और निबंध लिखना। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समूह चर्चा, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। 85 में दिया गया है कि
85 में दिया गया है कि शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिव्यक्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना। दूसरा, अकेले कार्य करने के लिए जोर देना। और तीसरा में प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना। ठीक है। और चौथा में शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव महसूस करना। ठीक है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। 86 में दिया गया सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। पहला, शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। और दूसरा में पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना। ये तो नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगला होगा, इसके बाद है चर्चा के लिए अनेक अवसर प्रदान करना। और चौथा में शिक्षार्थियों की त्रुटि में तुरंत सुधार करना। ये भी तुरंत नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही। 87 में दिया गया है शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। पहला, शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण। दूसरा, ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो। और तीसरा में छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना। चौथा में एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 88 में दिया गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह पहला में पाठ को भागीदार यानी दिलचस्प बनाने वाला बनता है। दूसरा, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते क्या होगा। और 88 का तीसरा में क्या है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। 89 में दिया निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं। पहला, मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन। दूसरा, शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक। और तीसरा, परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि। और चौथा है स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। ठीक है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। 90 में दिया गया है 90 में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। पहला में शिक्षार्थियों को अलग करना। दूसरा, प्रक्रियात्मक बुद्धि। और तीसरा में परीक्षा में अंक लाने पर बल देना। और चौथा में बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है SST में। ठीक है। वीडियो को और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि जो भी क्लास होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।